बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले एआई इंजीनियर अतुल सुभाष के आत्महत्या के बाद देश भर में एक अलग मुद्दे पर चर्चा छिड़ गई है कि क्या देश का कानून तलाक के मामलों में बायस है। क्या ऐसे मामलों में केवल महिलाओं की सुनी जाती है? क्या हमेशा इन मामलों में पति और उसके परिवार को सफर करना पड़ता है? तो हम आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि तलाक और गुजारा भत्ते पर क्या है देश का कानून। सबसे पहले तो आपको हम ये बता दें कि अतुल सुभाष का मामला क्या है। बेंगलुरु के एक निजी कंपनी में एआई इंजीनियर के तौर पर काम करने वाले अतुल सुभाष ने 9 दिसंबर को आत्महत्या कर ली थी और लगभग 1 घंटा 20 मिनट का वीडियो और 24 पन्नों का लेटर जारी कर अपनी मौत के लिए पत्नी और ससुराल पक्ष को जिम्मेदार ठहराया था और इसके साथ ही जौनपुर के एक जज पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। अब बात करते हैं देश के कानून के बारे में। तो महिलाओं, बच्चों और माता पिता को मिलने वाले गुजारे भत्ते का जिक्र सीआरपीसी की धारा 125 में था, लेकिन अब इसका प्रावधान नए कानून संहिता बीएनएस यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 144 में है। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि इस कानून में गुजारा भत्ता देने का प्रावधान है, न कि इस बात का जिक्र है कि क्या और कितना भत्ता दिया जाएगा। अब ये जान लें कि कौन इस गुजारे भत्ते का हकदार है और कौन नहीं। तो पति को ऐसी पत्नी को हर महीने गुजारा भत्ता देना होगा जिसको उसने तलाक दे दिया है और पत्नी ने कोई दूसरी शादी नहीं की है, यानी कि भत्ता तब तक जब तक आप तलाकशुदा हैं। आप किसी और के साथ शादी के बंधन में आई और आपका भत्ता कानूनी रूप से बंद हो जाएगा। लेकिन अगर कोई पत्नी बिना किसी कारण के पति से अलग रहती है या फिर किसी अन्य पुरुष के साथ रहती है या आपसी सहमति से अलग रह रही है तो इस स्थिति में वो गुजारा भत्ता की हकदार नहीं है। अगर बात करें ये भत्ता कौन तय करता है, तो आपको बता दें कि भत्ता मजिस्ट्रेट तय करते हैं और ये समय समय पर बढ़ाया या घटाया जा सकता है। अगर आदेश के बावजूद गुजारा भत्ता नहीं दिया गया तो मजिस्ट्रेट इसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। अतुल सुभाष के आत्महत्या के बाद सोशल मीडिया पर उठे बवंडर के बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन जारी की है। अपने इस आदेश में जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस प्रसन्ना बी वरसाले की बेंच ने अपने ही किरणजोत बनाम अनीश प्रमोद पटेल मामले का हवाला दिया है और इस बात को भी क्लियर किया कि ये केवल गाइडलाइन नहीं है, ना ही एक तय फॉर्मूला। गुजारा भत्ता तय करते समय बस इन बातों का ध्यान रखना है। ये रही आपकी स्क्रीन पर सुप्रीम कोर्ट की जारी हुई नई गाइडलाइन। पहला, पति और पत्नी की सामाजिक और आर्थिक स्थिति। दूसरा, भविष्य में पत्नी और बच्चों की बुनियादी जरूरतें। तीसरा, दोनों पक्षों की योग्यता और रोजगार। चौथा, आय और संपत्ति के साधन। पांचवा, ससुराल में रहते हुए पत्नी का जीवन स्तर। छठा, क्या पत्नी के परिवार की देखभाल के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी है। सातवां, जो पत्नी काम नहीं कर रही है उसके लिए कानूनी लड़ाई के लिए उचित राशि। आठवां, पति की आर्थिक स्थिति, उसकी कमाई और गुजारा भत्ता के साथ अन्य जिम्मेदारियां। वैसे अगर बात हम करें कोर्ट की, तो कोर्ट समय समय पर मानक तय करता रहता है, जैसे किरणजोत बनाम अनीश प्रमोद पटेल केस हो या फिर 2020 का रजनीश बनाम नेहा मामला हो। इन सभी मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया है कि गुजारा भत्ता देना होगा, लेकिन इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि पति की क्या आर्थिक स्थिति है। लेकिन कोर्ट के इन आदेशों का असर कितना होता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। आए दिन ऐसे मामले संज्ञान में आते रहते हैं जहां कानून के लूप होल्स का सहारा लेकर पति पत्नी को टॉर्चर करते हैं, तो कहीं पत्नी कानून और तय मानकों में हेरफेर कर इसका नाजायज फायदा उठा रहे होते हैं। ये खबर आपके लिए लिखी थी हमारे सहयोगी साहिल राज ने। इसे लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। देखते रहिए एबीपी लाइव।